P plus Q is equal to 1. Argue that this balance shown in the theorem may not vary for a non-evolving population. ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एवोल्यूशन नहीं हो रहा हो तो उसमें ये जो बैलेंस है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 का, जो कि एक थ्योरम का पार्ट है जिसको हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम कहते हैं, उस वो वेरी नहीं करेगा, हमेशा P प्लस क्यू 1 के बराबर ही रहेगा। तो इसको डिस्कस कर लें। हार्डी-वाइनबर्ग लॉ क्या है? इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द जीनोटाइप एंड अलील फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट। ये वही वाली बात है, ये जो जीनोटाइप है P और Q असल में P है डोमिनेंट अलील की जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, और Q जो है वो फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव अलील की। ये दोनों मिलके हमेशा 1 के बराबर ही रहेंगे। अगर किसी पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल ये 75% है तो रिमेनिंग 25% ये रिसेसिव अलील होंगे, और ये हमेशा टोटल 1 के बराबर ही रहेगा, यानी 100%। In a large random mating population, in the genotype and allele frequency remain constant in the absence of any evolutionary influences from one to another generation. और ये जो मेंटेनेंस है इस इक्विलिब्रियम की, ये जनरेशन टू जनरेशन रहेगी अगर कुछ इन्फ्लुएंसेस जो एवोल्यूशन कॉज करते हैं वो ना हो तो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। रैंडम मेटिंग का मतलब ये है कि चॉइस ऑफ मेट नहीं होना चाहिए कि कुछ फीमेल्स के साथ जो है मीटिंग होगी, कुछ फीमेल के साथ नहीं हुई, तो इस तरह फिर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। हर मेल जो है वो हर फीमेल के साथ मीटिंग कर सके, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उनको नेचुरल सिलेक्शन प्रमोट करती है, तो वो क्या करते हैं कि वो सर्वाइव भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, इस तरह पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। नेचुरल सिलेक्शन का जो इम्पैक्ट है या जो प्रोसीजर है वो जिस जीन के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसके अलील दोनों अलील के ऊपर बराबर का हो। ऐसा ना हो कि डोमिनेंट अलील जो है वो ज़्यादा एडवांटेजियस हो और ज़्यादा आसानी से अगली नस्ल में मुंतकिल हो रहा हो और रिसेसिव अलील नहीं हो रहा हो, तो फिर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगी हार्डी-वाइनबर्ग की। और फिर ये कि म्यूटेशन बिल्कुल ही ना हो, कोई तरह की म्यूटेशन ना हो, अलील चेंज ना हो। अगर दो अलील, अच्छा इसमें यह है कि हम दो अलील ही रखते हैं, यानी कि एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील। इससे ज़्यादा अगर अलील हो जाएंगे, मल्टीपल अलील हो जाएंगे, तो फिर ये लॉ उस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। और चौथा जो है वो ये है कि जीन फ्लो नहीं हो, या तो कोई पॉपुलेशन के अंदर नया जीन एंटर हो जाए या एग्जिस्टिंग जीन की कुछ और इंडिविजुअल एंटर हो जाए, तो पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या जीन फ्लो आउट हो जाए, यानी कि कुछ जीन यानी रिसेसिव जीन वाले इंडिविजुअल बाहर चले जाएं, तो भी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह सकेगा। ये P प्लस क्यू इजिकल टू 1 में P क्या है, Q क्या है? P जो है वो फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट अलील की, Q फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव अलील की, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, और हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम का हिस्सा है, इसी से डिराइव होगा। ये हमने पढ़ रहे हैं जिसको कह रहे हैं कि ये अलील फ्रीक्वेंसी है, तो इसी से डिराइव होगी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, जो कि ये है P यानी डोमिनेंट, 2PQ यानी डोमिनेंट होमोजाइगस, 2PQ डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, और Q स्क्वायर जो है वो रिसेसिव होमोजाइगस। ये सब मिलकर पॉपुलेशन में बराबर अगर हो, यानी इनको टोटल किया जाए तो वो आएगा 1 के, यानी 100% के। इनकी जो ये फ्रीक्वेंसी है P स्क्वायर 1 होगा, P और Q यानी हेटेरोजाइगस 2 होंगे, और Q स्क्वायर 1 होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये नस्ल दर नस्ल मेंटेन रहेगी, और यही जो है मेंडल ने भी ऑब्जर्व की थी, 1:2:1, 1 डोमिनेंट होमोजाइगस, 2 डोमिनेंट हेटेरोजाइगस और 1 रिसेसिव होमोजाइगस। मगर जो हमारा क्वेश्चन है वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की नहीं है, बल्कि अलील फ्रीक्वेंसी के बारे में है, जो कि इसी से ड्राइव हुई है, वो भी मेंटेन रहेगी। अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। दिस इक्वेशन describes the relationship between the frequencies of the two alleles. Let's call them A capital and A small. ये दो अलील हैं, A capital और A small. A capital डोमिनेंट है, A small जो है वो रिसेसिव है। इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इस इक्वेशन से तय हो रहा है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? अगर अलील हैं तो एक स्पेसिफिक
जेनेटिक लोकस भी पाए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि P और Q इजिकल टू 1 जो हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इसमें है क्या? P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A कैपिटल, Q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A स्मॉल। ठीक है। सिंस इंडिविजुअल्स आर डिप्लॉयड एंड कैरी 2 एलील, हर इंडिविजुअल में हमें पता है कि 2 एलील होते हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस कर लिया कि या तो वो होंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, या वो होंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, या होंगे होमोजाइगस रिसेसिव। तो इन सब का जो सम है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 एलील्स मस्ट इक्वल टू 1, यानी इसमें भी जो इतने भी हैं इनको प्लस कर लें, इसमें भी जितने इनको प्लस कर लें, और हर इंडिविजुअल के ना, और इसमें भी जितने को प्लस कर लें, तो इन सब का टोटल 1 ही होगा पॉपुलेशन में। इनमें फ्रीक्वेंसी जो मर्जी इंडिविजुअल आगे होती रही है, मगर इनका जो टोटल है वो हमेशा 100 के बराबर, 100% के बराबर ही आएगा। इन अदर वर्ड्स, every individual in the population carries one allele from each parent। इसलिए कि ये अलग से कहीं से नहीं आ रहा, क्योंकि अलग से आने वाले सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। क्या अलग से आने वाले रास्ते थे? कि म्यूटेशन के जरिए नया जीन पैदा हो जाए, जीन फ्लो के जरिए कोई एक इंडिविजुअल कम हो जाए या एक इंडिविजुअल ज़्यादा हो जाए तो भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, और नेचुरल सिलेक्शन के अमल से भी ये रिसेसिव को फ़र्ज किया कि उसने प्रोमोट नहीं किया तो ये कम हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, या ये कि चॉइस ऑफ मेट यानी रैंडम मेटिंग ना हो रही हो, कुछ इंडिविजुअल ऐसी फीमेल्स जो कि रिसेसिव हैं उनके साथ मेटिंग नहीं हो रही होगी, तो फिर नतीजे में भी जो नई पॉपुलेशन होगी उसमें वो इंडिविजुअल रिसेसिव फीमेल के जीन्स की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। लिहाजा ये सारे अवामिल अगर ना हो तो हार्डी वाइनबर्ग लॉ ये कहता है कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है हर इंडिविजुअल में काउंट कर लें और फिर इनको टोटल करें तो वो वही फ्रीक्वेंसी रहेगी जो प्रीवियस जनरेशन में थी, या उससे प्रीवियस जनरेशन में थी, या उससे प्रीवियस जनरेशन में थी। And the combination of these alleles in the population adds up to 1. The equation is derived from the fact that there are only 2 possible alleles at a given locus in a diploid organism। ठीक है, 2n क्रोमोसोम नंबर होगा, लोकस सारा एक ही होगा तभी एलील कहलाएंगे, और 2 पॉसिबल एलील हो, मल्टीपल एलील यहाँ डिस्कस नहीं हो पाएंगे, जो हम बार बार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं हो पाएंगे क्योंकि हार्डी वाइनबर्ग लॉ उसको हैंडल नहीं करता। Therefore, the sum of the frequencies of the 2 alleles is always equal to 1। जब 2 ही एलील हैं तो जितनी भी रेशियो में मौजूद होंगे उनका टोटल हमेशा 1 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.7 रेशियो है इसकी P की यानी डोमिनेंट की, और तो फिर ये लाजमी 0.3 होगी इसकी रेशियो, क्योंकि इंडिविजुअल तो कम नहीं हो रहे, हमने बताया कि जीन फ्लो नहीं हो रहा, इंडिविजुअल ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं, पॉपुलेशन में नेचुरली जो इंडिविजुअल जो इंक्रीज़ हुए हैं वही मौजूद हैं, अलग से कोई माइग्रेशन के ज़रिए नहीं आए हैं ना गए हैं, या इमिग्रेशन के ज़रिए। तो ये टोटल फिर अगर ये 0.7 है डोमिनेंट का, तो रिसेसिव जो है वो 0.3 होगा और टोटल मिलके बन जाएगा 1। That is all. Thank you very much. Assalamu alaikum.